हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम फर्दर जो है हमारा टॉपिक है बिजनेस लॉज, और उसमें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ करेंगे। अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है हमारा। तो अब जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम भी किए थे, आज भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लगाएंगे तो देन व्हाट वी विल डू इज़ देन वी विल डू सम अदर लॉ, किसी और लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी इन पर्टिकुलर किसी लॉ की आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊँ तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ ना कुछ जो है एमसीक्यूज़ लाता रहूँगा वेरियस टॉपिक से। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, वो क्या है? द कंडीशंस अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज। कंडीशन जो होती है, जब हम सेल ऑफ गुड कंट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो एक स्टिपुलेशन होती है जो क्या करती है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, essential to the main purpose of the contract of sale, not essential, सॉरी ये essential है, ये not essential, and this is none of these। इनमें से कुछ भी ठीक नहीं होता। आपको बताइए, इस कंडीशन जो होती है, ये स्टिपुलेशन होती है, कौन से वाली होती है ये बताना आपको। ठीक है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है, मीन्स आप कोई क्लेम वगैरह ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। असेंशियल होती है, जो कंडीशन होती है ये असेंशियल होती है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, या असेंशियल नहीं होती है, या इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो वैलिड आपका नहीं है, आपको ये बताना है। हाँ जी, तो इसमें से देखो, नॉट एसेंशियल की तो बात ही नहीं है ना, ये डी ऑप्शन है, तो बचे ये दोनों ऑप्शन। इनमें से जो आपका आंसर है वो ये है कि जो कंडीशन होती है इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल। कोलैटरल का मतलब होता है कि क्लेम डैमेजेस वगैरह वो बाद की बात होती है, लेकिन बेसिकली ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये आपने ध्यान रखना, इट इज़ एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो बी है, एसेंशियल। अब देखो, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन थी हमारी सेल की उसको ब्रीच कर दिया, मीन्स उससे रिलेटेड जो है हम प्रॉपरली उसको परफॉर्म नहीं कर पाए कंडीशन को, है ना, जो हमने कहा था वो कर नहीं पाए, जो सेलर है वो कर नहीं पाया, या कोई भी है ना, तो सेलर जो है जो उसने प्रॉमिस किया था वो कर नहीं पाया, तो उसने क्या बोलेंगे, ब्रीच हो गया कंडीशन का, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। तो अब क्या है, द बायर हैज़ नो रेमेडी, बायर को कोई भी रेमेडी नहीं है, बायर कुछ भी नहीं कर सकता। कैन रिजेक्ट द गुड्स, गुड्स को मना कर सकता है। कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स, गुड्स तो लेनी ही पड़ेंगी उसको। या कैन गेट द सेलर अरेस्टेड। अब आपको ये ध्यान से सोचना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में जो है बायर को मिलती है। ठीक है, सेलर अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। अब क्या बायर के पास कोई भी रेमेडी नहीं है? ऐसा तो नहीं है, रेमेडी तो होनी, कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे ही लगता है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, या अरेस्ट करवा सकता है सेलर को? इनमें से क्या ऑप्शन उसके पास है? ठीक है, तो उसके पास ये ऑप्शन है, जब बायर जो है वो अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं, सॉरी सेलर जो है अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है, तो वो क्या कर सकता है, बायर गुड्स लेने से मना कर सकता है कि आपने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं की तो मैं ये गुड्स जो है वो नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये उसको, ये जो है बायर कर सकता है, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। अब देखो, इन केस ऑफ अ कंफ्लिक्ट बिटवीन एक्सप्रेस कंडीशन एंड इंप्लाइड कंडीशंस, विच वन ऑफ देम शैल प्रिवेल? इंप्लाइड वाली, एक्सप्रेस वाली, दोनों में से कुछ भी नहीं। न्यू टर्म्स विल बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट, कोर्ट जो है नई टर्म्स बनाएगा। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है? अब आंसर देने के लिए पहले आपको इंप्लाइड और एक्सप्रेस जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो एक्सप्रेस्ड होती हैं उसका मतलब तो ये है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बताई हुई हैं,
और जो ये इम्प्लाइड होती हैं ये कहीं लिखी नहीं होती, बट एक जर्नल ट्रेंड होता है मार्केट में, है ना, या जर्नल ट्रेंड होता है, कोई कस्टम होता है, कोई रिवाज होता है, उसके अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग जो है कहीं मेंशन नहीं होती, बट कस्टम या लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रिवेल करती होती है। अब एक्सप्रेस्ड मतलब जो प्रॉपरली बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, इम्प्लाइड मतलब जो बताई तो नहीं गई है, बट नॉर्मली वैसा ही होता है, चाहे लॉ के अकॉर्डिंग चाहे कस्टम के अकॉर्डिंग वैसा ही किया जाता है, वहाँ पे रिवाज है, वहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो जो एक्सप्रेस्ड है टर्म्स, जो एक्सप्रेस टर्म है वो प्रिवेल करेगी, इम्प्लाइड वाली प्रिवेल नहीं करेगी। वो तो एक किस्म से एजम्पशन होगी कि यार नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए, कन्फ्लिक्ट ना हो तो कोई बात नहीं, बट कन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो हमेशा जो एक्सप्रेस टर्म्स हैं वही आपकी जो है वो मानी जाती हैं, वही प्रिवेल करेंगी इन केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट। इम्प्लाइड वाली को जो है हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शेल बी। अब देखो समझना है, सैंपल दिया आपने, सैंपल दिया आपने किसी को, ए ने बी को सैंपल दिखाया, ठीक है। अब ए ने बी को सैंपल दिखाया और बी ने बोला भाई ठीक है मुझे जो है ये गुड्स जो हैं वो दे दो, उसने ये बोला, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसमें कहता है कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं। इम्प्लाइड मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी ना हो, एक्चुअल में वो ऑटोमेटिकली कस्टम की वजह से या एक नॉर्मल कॉमन सेंस की वजह से वो जो है वो रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें इम्प्लाइड क्या हो सकता है, कहता कि गुड्स जो है शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल, बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट्स, ए या बी दोनों, या दोनों में से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब वो कहता है कि इंप्लाइड कंडीशन क्या बनती है इस केस में, मतलब ये लिखा नहीं हुआ है, इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है, ऐसा ही होना चाहिए, दैट द गुड शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल, बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट्स, सी डी। बताओ जी कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपने बताना है। देखते हैं किसको मालूम है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, इंप्लाइड कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी, तो इंप्लाइड कंडीशंस में क्या है ये तो होनी चाहिए ना कि जैसा सैंपल दिखाया था वैसी की वैसी फोटो जो है जैसा सैंपल दिखाया था वैसी की वैसी गुड जो है वो सैंपल की जैसी होनी चाहिए, पहला तो होना ही चाहिए। दूसरे में अब ये मतलब थोड़ी ना है, दूसरे में कहता है डिफेक्ट भी नहीं होने चाहिए, वो तो श्योर ही है, डिफेक्टिव तो ना दिखाया था हमें, सैंपल जैसा दिखाया है तो सैंपल मींस अप एंड रनिंग होनी चाहिए जो चीज़ आपको मिल रही है। तो ये दोनों ही कंडीशनें ऑटोमेटिकली फिट हो जाती हैं ये दोनों ही कंडीशनें ऑटोमेटिकली जो है अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है कि ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। तो आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी, सैंपल के जैसी भी होनी चाहिए और लेटेंट डिफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, ये अंडरस्टूड है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखो चाहे मत लिखो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंप्लाइड कंडीशंस हैं दोनों की। फिर नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट कहता है द सेलर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द गुड्स विच शैल बी फिट फॉर बायर्स पर्पस वेयर द, अब ये स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। द सेलर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द गुड्स, सेलर को गुड्स सप्लाई करने, विच शैल बी फिट फॉर बायर्स पर्पस वेयर द, क्यों बायर्स के मतलब सेलर को सप्लाई करने हैं, वो बायर के पर्पस को सूट करने चाहिए गुड्स। ऐसा कब होगा, जहां पे सेलर जो है वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है गुड्स का, जो गुड्स बिक रही हैं उसका अकेला और अकेला वही डिस्ट्रीब्यूटर है, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा कि जो वो गुड्स सप्लाई करेगा वो बायर्स के पर्पस को मैच करनी चाहिए। सेलर नोज अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द बायर,
जब सेलर को मालूम है पर्टिकुलर पर्पस बायर का क्या है, तब ऐसा होगा। बायर मेक्स हिज पर्पस क्लियर एंड रिलाइज अपॉन सेलर स्किल एंड जजमेंट। जहां पे बायर ने अपना पर्पस बता दिया और फिर वो कहता है, कई बार आप भी जाते हो शॉप में ना, आप कहते हो कि आपको चीज़ें दिखाता है कि आपसे चॉइस पूछता है कि आप कहते हो कि नहीं मेरे को तो नॉलेज नहीं है, जैसे क्लोथिंग की नॉलेज मान लो नहीं है आपको ना, तो आप कहते हो कि आप बता दो बेटर कौन सी है, कौन सी क्वालिटी, आपकी उसकी जजमेंट पे छोड़ देते हैं ना कि मेरे को तो मैरिज में जाना है ना, और क्लोज रिलेटिव की नहीं, खास रिलेटिव की जाना, ब्रदर की मैरिज में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर दो कि आजकल क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं ना। तो ऐसा वाला केस। या बायर इज अनएजुकेटेड एंड द पर्सन ऑफ रूरल बैकग्राउंड। अब डी ऑप्शन कहता है कि वो अनएजुकेटेड है और रूरल बैकग्राउंड का है। तो इनमें से किस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि बायर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द गुड्स जो बायर के पर्पस को मैच करेंगी, इनमें से किस ऑप्शन में ऐसा होगा ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो किस में होगा? देखो ये पॉइंट तो इररेलेवेंट है, ऐसा तो ये तो इसमें इररेलेवेंट है, इसको छोड़ो। अब 3 पॉइंट्स में से देखो कि वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है गुड्स का तब ऐसा होगा, या उसको पर्पस पता है तब होगा, या ये थर्ड वाला पॉइंट ये सही है। इनमें से बताओ जरा, देखते हैं कौन बता सकता है किसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें यहां पे देखो, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे? कहता है बायर ने अपना पर्पस बता दिया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे इस काम के लिए मुझे गुड्स चाहिए, है ना, और कहा कि अब आप बता दो, जो आप बोलोगे वो मैं यूज कर लूंगा, वो वाली गुड जो है वो यूज कर लूंगा, वो पर्टिकुलर चीज मैं ले लूंगा। एंड रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स एंड जजमेंट। जब भी ऐसा होगा तो इन दैट केस सेलर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द गुड, उसको ऐसी गुड सप्लाई करनी पड़ेगी जो बायर का पर्पस सॉल्व करेगी, जो बायर के पर्पस में फिट करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो वैलिड जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर उसमें ये माना जाएगा कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर ऐसा नहीं होगा तो। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म वारंटी इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कहता है ये जो वारंटी वर्ड है ये किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 12(1) में डिफाइंड है, सेक्शन 12(2) में डिफाइंड है, सेक्शन 12(3) में डिफाइंड है, सेक्शन 12(4) में डिफाइंड है। इनमें से कौन से सेक्शन में जो है आपका ये वर्ड वारंटी डिफाइंड है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, तो मालूम होना चाहिए। लेट्स सी किसको मालूम है सेक्शन 1, 2, 3 या 4 किस में वारंटी डिफाइंड है, वारंटी के बारे में किस में बताया गया है, मालूम है? लेट्स सी, देखते हैं। देखो ये बता देता हूँ, ये वाला तो नहीं है, ना ही 4 वाला है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन पिक कर सकता है सही, कि बी वाला सही है या सी वाला सही है, ये आपको बताना है। करो जरा ट्राई, लेट्स सी कौन बताता है। तो आपका आंसर जो है वो सी है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि वारंटी टर्म जो है वो डिफाइंड है कौन सी सेक्शन में? 12(3) में। ठीक है जी। अब वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल, पहला पॉइंट कहता है जहां पे गुड्स डिस्क्रिप्शन, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन उसको बताया गया था, तो वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन मतलब जो अपने आप ही अज्यूम्ड होनी चाहिए, बाय कस्टम होनी चाहिए, है ना। नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन का ये मतलब होता है लिखा हो चाहे ना लिखा नहीं होता है, मेंशन नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है ना। गुड्स क्या होगा? बी फिट फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पस, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, correspond with description, free from any encumbrance। इनमें से क्या होना चाहिए ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है।
कि जहाँ पे गुड्स जो हैं डिस्क्रिप्शन पे बेची जानी है, तो उनमें इनमें से क्या चीज़ जो है वो एप्लीकेबल रहेगी इनमें से, ये आपको बताना है ना। गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट ए, बायर के पर्पस को फिट करनी चाहिए। 2, बायर सेकंड जो है वो डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका है डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्यूबरेंस। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो आपका सही है, ये आपको बताना है। लेट्स सी, ए बी सी डी, चलो आपको ये बता दूं फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अब तीनों में से बताओ क्या आंसर है। अब आपको इस वर्ड का मतलब मालूम है किसी को? एक्यूबरेंस का मतलब मालूम है किसी को? एनीवन? ठीक है, मतलब मालूम होगा तभी तो फिर आप मैच कर पाओगे। आंसर इन तीनों में से एक है, एक्यूबरेंस का मतलब मालूम है। ठीक है, तो एक्यूबरेंस का मतलब होता है कि कोई क्लेम तो नहीं है किसी का, किसी और बंदे का, कि बायर जो है जो गुड्स हमें बेच रहा है उसके ऊपर किसी और का क्लेम तो नहीं है। ठीक है, किसी और का टाइटल राइट तो नहीं है, लीगल राइट तो नहीं है। मतलब इट्स ऐसा फ्री होना चाहिए, जो गुड्स हमें बेच रहा है वो हमारे ही, हम ही उसके टाइटल होल्डर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और भी हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो फ्री फ्रॉम एक्यूबरेंस। अब बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको देखना है इसमें से जो ऑप्शन बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा। इट मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन। जैसा बताया गया वैसा गुड होना चाहिए, जैसी बताई गई वैसी गुड होनी चाहिए। क्लियर है? ये नहीं डिस्क्रिप्शन कुछ और दे दिया है ना, और जो प्रोडक्ट आया वो कुछ और ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इट शुड मैच इट्स डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है लाइबिलिटी फॉर अ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज मे बी एक्सक्लूडेड बाय। कहता है इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी हैं? जो ऑटोमेटिकली नॉर्मली वैसी होती हैं, है ना, जैसा होना चाहिए। जैसे हमने पीछे 2-3 क्वेश्चंस में किया कि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग गुड्स होनी चाहिए। अगर बायर ने बोला है, बायर ने कह दिया कि भैया आप बताओ मेरा तो पर्पस ये है, मैंने तो शादी में जाना है, अपने क्लोज फ्रेंड की शादी में जाना, उसके लिए मुझे बढ़िया जो लेटेस्ट फैशनेबल ड्रेस चाहिए वो आप दे दो, ऐसा उसने बोल दिया, तो इम्प्लाइड कंडीशंस आपने कर ली कि ऑटोमेटिकली क्या इम्प्लाइड कंडीशंस हो रही है। अब कहता है कि लाइबिलिटी फॉर इम्प्लाइड कंडीशंस, क्योंकि ये लिखी तो है नहीं कहीं भी, एंड वारंटीज मे बी एक्सक्लूडेड बाय। कह रहा है कि इम्प्लाइड कंडीशंस की जो लाइबिलिटी होती है, जो भी बंदा है उसको इम्प्लाइड कंडीशंस जो हैं वो बायर और सेलर के बीच में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। कहता है अगर उसको आप एक्सक्लूड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, द कस्टम्स और यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड, उसकी वजह से कर सकते हैं, या इन सभी की वजह से। इन सभी की वजह से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटी फॉर इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी इम्प्लाइड कंडीशंस के लिए, इसको हम अलग कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इनमें से किस कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है, आपको ये बताना है ना। बायर कि आप जो है लाइबिलिटी जो एग्रीमेंट जो है एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना लो, या बायर और इसके पार्टीज के बीच में जो डीलिंग है उससे ये क्लियर हो गया कि इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो हट जाए, या कस्टम्स और यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड, किसी पर्टिकुलर ट्रेड में वैसा होता ही नहीं है तो वैसी इम्प्लाइड कंडीशंस बनती ही नहीं है, ऐसा, या सभी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से पहला, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो एक्सक्लूड हो जाए। चाहे एग्रीमेंट हो जाए, चाहे दोनों पार्टी की डीलिंग इस तरह से हुई कि वो एक्सक्लूड हो जाता हो, चाहे उस पर्टिकुलर ट्रेड में
नॉर्मली तो चलो वैसे होता होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं होता है, या पर्टिकुलर जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो नहीं होता है, उस डील में नहीं होता है। तो इन सभी की वजह से, ऑल ऑफ दीज की वजह से इंप्लाइड कंडीशंस की लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोज केसेस वेयर एन कंडीशन इज चेंज्ड, ऐसे केसेस जहां पे कंडीशन इज चेंज्ड टू स्टेटस ऑफ अ वारंटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कंडीशन चेंज कर दी, कहां, वारंटी में, कंडीशन थी वारंटी में चेंज हो गई। तो ऐसा जो है, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, बायर लूजेस द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, बायर रिटेन्स द क्लेम टू डैमेजेस, रिटेन्स द राइट टू क्लेम टू डैमेजेस, दोनों ठीक हैं या दोनों ही गलत है। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, आपको ये बताना है। क्या कंडीशन है, देखो क्या है बोला हुआ क्वेश्चन में कि जहां पे कंडीशन जो है वो क्या हो गई, वारंटी के स्टेटस में चेंज हो गई है, कंडीशन को वारंटी में चेंज कर दिया। अब बायर क्या लूज कर जाएगा अपना राइट रिजेक्शन ऑफ गुड्स का, या बायर जो है क्लेम ऑफ डैमेजेस का राइट रखेगा, होगा उसके पास। तो इनमें से कोई एक ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों ही गलत है, आपको ये बताना है। तो आपको ये बताना है, तो अब आपको जो ऑप्शन है इसमें आपको ये समझना है, ये दोनों स्टेट, ये तो है नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन तो है नहीं। तो तीनों में से कौन सा आंसर सही है, ये दोनों ही राइट हैं, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, सी। दोनों ही जो है लाइंस राइट हैं कि बायर जो है अपना राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, वो गुड्स रिजेक्ट नहीं कर पाएगा जब कंडीशन वारंटी में बदल गई, और ना ही कोई डैमेज ले पाएगा। बायर रिटेन्स द राइट, हाँ देखो ये तो रिजेक्ट कर देगा, पर डैमेज, बायर रिटेन्स द राइट टू क्लेम डैमेजेस वो रहेगा उसका, हाँ गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, हाँ कोई डैमेज होगा फ्यूचर में तो उसको क्लेम कर सकता है वो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो सही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड वारंटीज एज अ क्वाइट पोजेशन, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बायर शैल हैव द पीसफुल पोजेशन ऑफ द गुड्स, राइट टू यूज द गुड्स एज ओनर, बोथ या नन ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, फटाफट से आंसर करो। कहता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड वारंटीज एज टू क्वाइट पोजेशन, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बायर शैल हैव द पीसफुल पोजेशन ऑफ गुड्स, राइट टू यूज द गुड्स एज एन ओनर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं, तो आपका हो जाएगा बोथ, है ना, बोथ ऑफ दीज आपका जो है आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो ऐसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड 2 MCQ सेशन हमने किए, आई होप वो आपके लिए कन्वीनियंट जो है इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप ट्रैक पे रखिए। कोर्सेज़ आप हमारे बाय कर सकते हैं, मिनी कोर्सेज़, माइक्रो कोर्सेज़, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाती है, डिटेल्स मिल जाती है, नंबर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो ऑन ट्रैक रखें। जो भी आप पूछना चाहें वो कमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ टॉपिक में आप MCQs जो हैं चाहें कि पर्टिकुलर टॉपिक से लेके आने, चाहे बिजनेस लॉज में या कोई और टॉपिक भी आप लाना चाहें, तो फिर वो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।